पेरिडोंटल डिजीज़ अभी हमने जो से बात की है, अगर ये क्या है और दूसरा स्केलिंग क्या है? आम ज़बान में हम इसको गम डिज़ीज़ या पायोरिया या मास्खोरा या मसूड़े की बीमारी का नाम देते हैं। ये बैक्टीरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक दांत पे एक लेयर बना के जम जाते हैं। उस लेयर को डेंटल प्लाक। इसका हल दांतों के दरमियान से सफाई के कुछ खास टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करना। कुछ ब्रश करने की टेक्निक्स हैं हर पेशेंट के लिए मुख्तलिफ। ठीक है, खाना चबाने वाला जो प्रोसेस है वो पीछे के दांतों से आपने लेना है और वो पीछे के दांत जब लोग लूज़ करते हैं उससे फिर आगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ की आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। आज के इस एपिसोड में जिस डिज़ीज़ के बारे में हम बात करेंगे या फिर जिस पेन को या फिर जो इस प्रॉब्लम को आज हम एड्रेस करने जा रहे हैं, ये वो इशू है जिसको हमारे बहुत से पाकिस्तानी हर घर में डील कर रहे होते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में या तो बात नहीं करता या इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो कहते हैं हाँ चल रहे तो चले जाए, कौन हमारे मुंह के अंदर घुस रहा है। तो ये चीज़ एक कॉमन बातें हैं। आज की इस कन्वर्सेशन को हम बहुत आसान अल्फाज में रखेंगे ताकि आपको समझ भी आए, आपको पता हो कि जब कोई मसला होता है हमने किन एक्सपर्ट्स के पास जाना है, कौन इसमें हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। और हम जिन चीज़ों को लाइट ले रहे होते हैं लेकिन वो आगे जाके कुछ सालों बाद हमारे लिए मसले की वजह बनेंगी। और इन मसलों को आज एड्रेस करने के लिए हमारे साथ लाहौर के बहुत ही काबिल डेंटिस्ट डॉक्टर अहमद दानियाल ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। तो डॉक्टर अहमद आज हमें बताएंगे कि गम डिजीज़ क्या हैं, डेंटल इम्प्लांट्स क्या हैं जिसको हम कैपिंग कहते हैं, और भी ज़्यादा हमें फेयरनेस तो इसके बारे में यही देंगे, इनकी फील्ड के एक्सपर्ट हैं ये। डॉक्टर अहमद बताएं कि पेरिडोंटल डिजीज़ अभी हमने जो से बात की है, अगर ये क्या है और दूसरा स्केलिंग क्या है, ये दो बातों के बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो लोगों को ये इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि पेरिडोंटल डिजीज़ एक ग्लोबली सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मुंह की बीमारियों में से एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है। आम ज़बान में हम इसको गम डिज़ीज़ या पायोरिया या मास्खोरा या मसूड़े की बीमारी का नाम दे जाते हैं इसको। हमारे हर दांत को मसूड़े ने अंडर हेल्दी कंडीशन टाइटली उसकी गर्दन से पकड़ा होता है और अल्लाह ने मुंह में कई तरह के बैक्टीरिया रखे हुए हैं। ये बैक्टीरिया वैसे तो इनका रोल प्रोटेक्टिव ही होता है कि ये बाहर से आने वाले किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस जगह के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाने से रोकते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक दांत पे एक लेयर बना के जम जाते हैं। उस लेयर को डेंटल प्लाक कहते हैं और प्लाक को रिमूव करना ही ब्रशिंग करने का मकसद होता है और ओरल हाइजीन का मकसद होता है। जब पेशेंट्स इफेक्टिवली पूरी तरह से प्लाक को रिमूव नहीं करते अपने दांतों से, तो वो प्लाक की जो तय जो मसूड़े और दांत के दरमियान में जमी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर मिनरल्स इकट्ठे करना शुरू करती है, सलाइवा से, मुख्तलिफ जगहों से, मतलब गलना सा शुरू हो जाता है, कैल्सिफाई होना शुरू हो जाती है, सख्त होना शुरू हो जाती है। आप अच्छा। ठीक है, बॉडी फिर उसको रिस्पॉन्ड करती है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया की मिकदार एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। उससे क्या होता है कि मसूड़ा स्वेल कर जाता है। मसूड़े के स्वेल करने से उन बैक्टीरिया को दांत और मसूड़े के दरमियान में उस जगह पे शेल्टर मिल जाता है। अच्छा। जिस वजह से एक ऐसी इन्वायरमेंट वो बैक्टीरिया क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी अगर ये मैं बहुत साइंटिफिक हो रहा हूँ, ऐसी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है जिससे वो बैक्टीरिया दांत की सरफेस से नीचे जड़ की तरफ ग्रो करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो दांत की सरफेस से नीचे जड़ की तरफ ग्रो करना शुरू करते हैं तो मसूड़ा दांत से अलग होना शुरू हो जाता है और दांत के गिर्द से हड्डी भी घुलना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इस बीमारी को हम पेरिडोंटल डिजीज़ या पायोरिया या गम डिजीज़ कह सकते हैं या मसूड़े की बीमारी कह सकते हैं। नाज़रीन के इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए जो काम है उसको हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कहते हैं। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग का वैसे रोल तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, पेशेंट की अपनी हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं तो अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि 90% जो है वो पेशेंट की अपनी हाइजीन मैटर करती है, 10% मेरी सर्विस मैटर करेगी जो मैं आपको दूँगा। तो ये पेरिडोंटल डिजीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है कि ये दांत के गिर्द से जब हड्डी घुलना शुरू हो जाती है, घुलते घुलते हड्डी इस हद तक आ जाती है कि दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, दांतों में कई मूवमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब के सामने वाले दांत बाहर की तरफ आ रहे हैं, बाहर की तरफ फ्लेयर आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये गम डिजीज़ है और ये सबसे ज़्यादा प्रेवेलेंट है हमारी पॉपुलेशन में। चूँकि ऐसी कुछ मिथ्स क्रिएट कर दी गई हैं
कि जी दांतों की सफाई कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं या दांतों की सफाई कराने से पता नहीं व्हाट नॉट, पेशेंट्स आके क्या क्या बताते हैं। क्योंकि लोग डराते बहुत हैं, क्योंकि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो जिनको अवेयरनेस नहीं होती वो क्या करते हैं, वो लोगों को डराना शुरू कर देते हैं, ना कराना तुम्हारा तो ये मसला हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा। तो आज की इस एपिसोड का बेसिकली हमारा मकसद ही ये है कि लोग डेंटिस्ट्री से डरे नहीं, उसको समझे कि बहुत ज़रूरी और बहुत एक आसान प्रोसीजर है जो कि किया जाता है। बिल्कुल। आपने पेरिडोंटल डिजीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बैक्टीरिया लग गया और जिसकी वजह से दांत अलग हो जाता है। तो इसका हल बताएं क्या है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, आपको पहले ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है। वो वाले बैक्टीरिया हैं जो ऑलरेडी हमारे मुंह में है, ठीक है। सफाई के बाद भी वही वाले बैक्टीरिया होंगे जो हमारे मुंह में रहेंगे। अच्छा। उन बैक्टीरिया की एक ख़ास मिकदार में, एक ख़ास तह में जमा हो जाना और मरीज़ का उसको ना साफ़ करना और बॉडी का उसको रिस्पॉन्ड करना, ये पेरिडोंटल डिजीज़ है। ठीक है डॉक्टर अहमद, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पेरिडोंटल डिजीज़ क्या है। अब इसका प्रिवेंशन और इसकी क्योर क्या है? देखिए, इसकी सबसे पहले तो पेशेंट एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे पेशेंट्स इतने एडिक्वेटली एजुकेटेड नहीं है इस डिज़ीज़ के बारे में। जो हैं कुछ छोटा सा कोहॉर्ट है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है इसके बारे में, लेकिन मोस्टली हमारी पॉपुलेशन को इसका आइडिया नहीं है। और डेंटिस्ट के पार्ट पे भी एक बात ये मैं कहूँगा कि डेंटिस्ट भी अपने पेशेंट को एजुकेट करने में इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं करते जितना कि उनको ट्रीट करने में एम्फसाइज़ करते हैं। तो सबसे पहला काम तो पेशेंट एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, इस डिज़ीज़ के बारे में। उसके अलावा उसके जो दूसरा स्टेप है वो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन तभी होगी जब एजुकेशन होगी। प्रिवेंशन के लिए इनको ख़ास ओरल हाइजीन के मेथड्स की तरफ पेशेंट्स को हमें लगाना चाहिए। और प्रोफेशनल क्लीनिंग वंस एवरी 6 मंथ्स या वंस एवरी ईयर, वो डिपेंड करता है पेशेंट की टेलर मेड नीड्स के ऊपर। आपने प्रोफेशनल क्लीनिंग की बात की है, तो प्रोफेशनल क्लीनिंग में क्या आता है? प्रोफेशनल क्लीनिंग वही है जिसको लोग आमतौर पे स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कहते हैं। अच्छा। ये एक ऐसी टर्म है जिससे हम दांतों के ऊपर जो कड़ेड़ा या एक्सेसिव ओवरहैंग्स या कोई ऐसी फिलिंग्स होती हैं जिनके नीचे प्लाक ज़्यादा इकट्ठा हुआ होता है, उनको रिमूव करते हैं। तो ये प्रोफेशनल क्लीनिंग है। अच्छा। मैं तो अपने पेशेंट्स को यही बताता हूँ कि जिस तरह बॉडी की जनरल मेंटेनेंस है, नाखून काटते हैं हम, बाल काटते हैं अपने, उसी तरह प्रोफेशनल क्लीनिंग भी बॉडी के लिए बड़ी ज़रूरी है। ये भी एक जनरल मेंटेनेंस है आपकी बॉडी की। अच्छा, एक ना अब इसके साथ अब हम एक मिथ को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे अब स्केलिंग है, प्रोफेशनल क्लीनिंग आपने बात की है, तो स्केलिंग के बारे में कहते हैं कि स्पेस क्रिएट हो जाएगी, दांत उखड़ना शुरू हो जाएंगे, रफनेस आ जाएगी। इसके बारे में अब आप बताएं। देखिए, ये कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, लेट्स से कि कोई अगर बहुत सालों के बाद अपनी प्रोफेशनल क्लीनिंग के लिए आया है और उसके दांतों के दरमियान में और दांतों के गिर्द काफ़ी कड़ेड़ा जमा हुआ है और उस कड़ेड़े की वजह से मसूड़े और हड्डी दांत को छोड़ के नीचे जा चुके हैं, दांत लंबे हो गए हैं और वो कड़ेड़ा उनके बीच में फंसा हुआ है। अगर हम उस कड़ेड़े को निकालते हैं तो मरीज़ को ये लगता है कि जी हमने वो स्पेसेस क्रिएट कर दिए हैं, जबकि वो स्पेसेस क्रिएट उस पैथोलॉजिकल प्रोसेस या उस बीमारी की वजह से हुई होती हैं। हम सिर्फ उन स्पेसेस को साफ़ करते हैं ताकि वो जो गम डिजीज़ की वजह से हड्डी का नीचे जाना है वो उस जगह पे हम रोक सकें। कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट ऐसी नहीं है आम तौर पे कि हम उस बोन लॉस को प्रिवेंट करके हम उस हड्डी को वापस ऊपर गेन कर लें। मैं मरीज़ों को यही बात बताता हूँ कि जिस तरह आपने डायबिटीज़ फॉर लाइफ कंट्रोल करनी है ना, इसी तरह इन दांतों के दरमियान में जो स्पेसेस बन गई हैं जो कि एक बीमारी की वजह से बनी है, डेंटिस्ट ने नहीं बनाई, ये बड़ा ज़रूरी है बताना। इन स्पेसेस को भी उनको फिर फॉर लाइफ क्लियर रखना पड़ेगा। इनमें खाना फंसेगा फॉर श्योर, हाँ जी बिल्कुल फंसेगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल दांतों के दरमियान से सफाई के कुछ खास टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए मरीज़ को। उन खास टूल्स में पहला तो एक इंटरडेंटल ब्रश है, बिल्कुल एक बोतल साफ़ करने वाला ब्रश की तरह का होता है, एक पतली सी वायर होती है, उसके साइड पे फाइबर्स होते हैं। अच्छा। उनको मरीज़ अपनी इन स्पेसेस के दरमियान में से दिन में एक दफ़ा ब्रश करने के बाद साफ़ कर सकता है। अच्छा। इसके अलावा डेंटल फ्लॉस है, वो अगर स्पेस बहुत थोड़ी है तो वो उस स्पेस के लिए डेंटल फ्लॉस का काम लिया जा सकता है। कुछ ओरल इरिगेशन डिवाइसेस होती हैं, जिस तरह आपने शायद ट्रीटमेंट के दौरान देखा हो कि डेंटिस्ट बार बार पानी और हवा के प्रेशर के साथ एक सिरिंज से दांतों के दरमियान में से चीज़ों को फ्लश आउट करते हैं। तो ऐसी एक डिवाइस मिलती है जिसको कहते हैं हम ओरल इरिगेशन डिवाइस। उसको आप अपने वॉशरूम में रख लेना, उसको पानी से भरना है और वो चार्ज होती है बिल्कुल आपके फ़ोन के चार्जर के साथ।
अच्छा। और उससे आपने दांतों के दरमियान में से चीज़ों को फ्लश आउट कर देना है एक दिन में एक दफ़ा। तो ये मुख्तलिफ टूल्स हैं। अच्छा, ये जो टूल्स आपने बताए बड़े इफेक्टिव हैं। अच्छा, इनकी बताइए मार्केट से इजीली अवेलेबल होते हैं? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि ख़रीदने कहाँ से। देखिए आजकल तो दराज.pk और इस तरह के कई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ से ये चीज़ें बड़े आराम से आप घर पे मंगवा सकते हैं। और यहाँ की बात की जाए तो लाहौर के बड़े कुछ अच्छे स्टोर्स हैं, वहाँ पे ये इजीली अवेलेबल हैं ये सारा कुछ। डिपार्टमेंटल स्टोर से आप कह रहे हैं, आप अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर, हाँ जी, अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से आप ले सकते हैं। लेकिन गिवन दैट ये सब कुछ तभी इफेक्टिव होगा जब आपके दांत के ऊपर से कड़ेड़ा हटेगा और आप ये टूल्स इफेक्टिवली जैसे आपका डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करे वैसे इस्तेमाल करें। कुछ पेशेंट्स के लिए इंटरडेंटल ब्रश इतना इफेक्टिव नहीं है, कुछ में स्पेसेस इतनी थोड़ी होती हैं कि वहाँ पे डेंटल फ्लॉस की ज़रूरत होती है। कुछ पेशेंट्स में डेंटल फ्लॉस बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि उनकी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये हर पेशेंट की अपनी टेलर मेड नीड्स होती हैं और इसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट से ज़रूर रब्ता करना चाहिए। वो आपको देखकर बताएंगे कि आपकी स्पेसेस के मुताबिक क्या कि आपके साथ फ्लॉस यूज़ होगा, ब्रश यूज़ होगा या फिर इरिगेशन स्प्रे यूज़ होगा। इसके अलावा एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भी बोल रहा हूँ बताना, वो आपका टूथब्रश है। टूथब्रश एक सबसे कॉमनली यूज्ड एंड मिसयूज्ड चीज़ है। टूथब्रश करने की टेक्निक्स हैं हर पेशेंट के लिए मुख्तलिफ, ठीक है। बच्चों में मुख्तलिफ टेक्निक है, बड़ों में एक मुख्तलिफ टेक्निक है। जो पेशेंट्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनमें एक मुख्तलिफ टेक्निक है। ये टूथब्रश एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। और ये टूथब्रश 3 किस्म के होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। पेशेंट्स यूजुअली जो हार्ड ब्रश इस्तेमाल करते हैं, बहुत सख्त ब्रश इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली स्मोकर्स हैं ऐसे पेशेंट, उनमें वो ये समझते हैं कि जी सख्त ब्रश इस्तेमाल करने से दांतों की सफाई ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा बेहतर मुँह होंगे। लेकिन जो सच्चाई है इसमें ये है कि सख्त ब्रश जो है वो गम्स को जितना ज़्यादा ट्रॉमा करता है और उसकी वजह से जो गम लॉस होता है वो भी एक बहुत बड़ा नुकसानदेह चीज़ है मरीज़ों के लिए। तो मैं तो अपने तकरीबन मोस्टली पेशेंट्स को ब्रशिंग टेक्निक अच्छी एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। उनसे ये कहा जाता है कि जी नेक्स्ट टाइम जब आएँ आप अपना टूथब्रश या इंटरडेंटल ब्रश या फ्लॉस ये सारा कुछ साथ लेके आएँ और एक शीशे के सामने खड़े होकर उनको ब्रशिंग टेक्निक एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है। आपने अभी सिगरेट स्मोकर्स की बात की है, तो क्या स्मोकिंग जो है वो हमारे दांतों को अफेक्ट करती है? देखिए ये जो पेरियोडोंटल डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, इसके 2 एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। ये जो स्मोकर्स हैं इनमें इस डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन जो है ये 5 टाइम्स ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है कि हमारी खून की शरियानें जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये पेरियोडोंटल डिजीज़ ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होता है। इसी तरह डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो उनमें भी ये बीमारी 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज़ फैलती है। तो ये 2 एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग और डायबिटीज़ इस काम के लिए। अब थोड़ी सी हम ना डिज़ीज़ की तरफ आ जाते हैं। लाइक एक प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको प्रेगनेंसी के 9 मंथ में या आफ्टर डिलीवरी भी अपनी ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन रखना चाहिए? देखिए प्रेगनेंसी के अंदर ऐसा है कि अल्लाह ने जो मुंह में, मैंने आपको बताया, माइक्रोफ्लोरा दिया है, बैक्टीरिया दिया है। मुंह की एनवायरनमेंट बड़ी डायनामिक है, बैक्टीरिया भी है, सलाइवा भी है, ज़बान भी है, हवा भी अंदर आ रही है, मतलब खाना भी जा रहा है, बिल्कुल। इसके साथ साथ ना अल्लाह ने एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है कि जो प्रेगनेंसी के अंदर ख़वातीन होती हैं इनके हार्मोन्स जो होते हैं वो भी एक्सप्रेस होते हैं। दांतों के गिर्द मसूड़े से वो हार्मोन्स एक्सप्रेस होते हैं और उन हार्मोन्स के एक्सप्रेस होने की वजह से वो एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जो उन हार्मोन्स के ऊपर थ्राइव करता है और उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस और
प्रेगनेंसी इनलार्जमेंट्स, जो गम इनलार्जमेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। यूजुअली हमला ख़वातीन अपने सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आती हैं और वो ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स की शिकायत करती हैं। या कई, चूँकि मैं एक हॉस्पिटल सेटिंग में भी काम करता हूँ, तो कई पेशेंट्स ऐसी आती हैं जिनमें गम्स इनलार्ज हुए होते हैं, फुल होता है, तो उसकी फिर सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ हमें वो जाना पड़ता में है। कर सकते हैं आप? कर सकते हैं इन सर्टन केसेस। सेकेंड ट्राइमेस्टर सेफ होता है, कर सकते हैं। इस तरह से जो ब्लीडिंग के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो हमें प्रोफाइलैक्सिस अब थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम कभी भी कर सकते हैं। केयर रखनी पड़ती है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर पेशेंट की पोजीशनिंग के बारे में, लेकिन उसमें भी हम दांतों की सफाई हम अच्छे तरीके से अगर कर दें और पेशेंट को अच्छी हाइजीन इंस्ट्रक्शंस दें तो उस खातून का जो ये 9 महीने का पीरियड है ये काफ़ी इजी हो जाता है उसके लिए। ये चूँकि ट्रेंड चलना आ रहा है कि लोग प्लान प्रेगनेंसीज की तरफ आते हैं, तो इसमें दांतों की सफाई और मसूड़ों की सफाई का भी खास ख्याल जो है पहले ही रखना चाहिए। अदरवाइज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हम उनको सर्टेन मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते और फिर वो पेन में होती हैं और काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए। तो ये तो बहुत एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने बहुत बात की है कि ख़वातीन जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो इसमें सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 3 से 6 महीने के दौरान में इजीली अपनी ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। और तो इस मसले को लाइट ना लें, डिस्कस कर लें। और दूसरा है, अब जो जिनको डायबिटीज़ है या जिनको बीपी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनमें कोई हमारी ओरल हाइजीन का रोल है? जी बिल्कुल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डायबिटीज़ एक एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ का बहुत गहरा लिंक है अपनी पेरियोडोंटल डिजीज़ के साथ। जैसे ही पेशेंट की ओरल हाइजीन बुरी होती है तो उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल वर्सन होता है। अब ये स्टडीज़ आ गई हैं कि अगर आपने अच्छा अपना पेरियोडोंटल डिजीज़ को कंट्रोल किया है, उस पेरियोडोंटल डिजीज़ को कंट्रोल करने से आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है पेरियोडोंटल डिजीज़ में और डायबिटीज़ के अंदर, कि अगर आप पेरियोडोंटल डिजीज़ को अच्छी तरह से एड्रेस करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ भी अच्छी तरह से एड्रेस हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा। और बस ये डायबिटीज़ की छठी कॉम्प्लिकेशन है। जिस तरह हम कहते हैं ना गुर्दे खराब होते हैं, आँखें, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, छठी कॉम्प्लिकेशन पेरियोडोंटल डिजीज़ है। तो इसको बड़ा खास लिंक है इसके साथ, ये मसले मसाइलों के साथ आते होते। बिल्कुल। इवन अब तो स्टडीज़ जो साइंटिफिक लिटरेचर आ रहा है वो ये कह रहा है कि आपके ब्लड प्रेशर बड़ा लिंक्ड है, हाइपरटेंशन का बड़ा लिंक है पेरियोडोंटल डिजीज़ के साथ, कि आपकी जिन पेशेंट्स में पेरियोडोंटल डिजीज़ बहुत ज़्यादा है और उनमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी ज़्यादा है और उसके कम होने से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। इस तरह कार्डिक इवेंट्स कई हैं जो फ्लेयर अप हो सकते हैं, जिस तरह स्ट्रोक फ्लेयर अप हो सकता है पेरियोडोंटल डिजीज़ के साथ। जी बिल्कुल स्ट्रोक फ्लेयर अप हो सकता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी ख़ास मिकदार जब मुंह में बढ़ जाए तो वो बाद में ब्लड में आती है और वो ऐसे इवेंट्स को लीड करती है जो स्ट्रोक की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एक नेचुरल बैलेंस से निकल रही है, एक ऑप्टिमम पीएच से निकल के एसिडिटी या अल्कलाइन नेचर की तरफ जाएगी, तो आपके लिए प्रॉब्लम का वाइस बनेगा। अच्छा डॉक्टर अहमद, आपने एक बड़ा अच्छा मुझे उम्मीद है हमारे नाज़रीन को फ़ायदा होगा इससे, प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में, डायबिटीज़ के लिए, स्मोकर्स के लिए बड़ा हमारा आज का सेशंस है कि आप लोगों को अपनी ओरल हाइजीन पे। अच्छा, ये जो अब एक ना ट्रेंड आ रहा है इम्प्लांट्स का, क्योंकि हमारे दांतों में मसले मसाइल जो भी कहें हम टाइमली फैसला नहीं लेते, तो जब वो टाइम एक आपको पता है फिर आता है हमारा इम्प्लांट्स की बात आती है। तो डेंटल इम्प्लांट्स क्या हैं, इनकी क्वालिटी और इनकी ड्यूरेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को गाइड करें। देखिए, डेंटल इम्प्लांट्स एक टाइटेनियम मेटल का डेंटल इम्प्लांट एक टाइटेनियम मेटल का स्क्रू होता है। टाइटेनियम मेटल में अल्लाह ने ऑसियो इंटीग्रेशन की सलाहियत रखी है। ऑसियो इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि बोन के साथ इंटीग्रेट करने की सलाहियत रखी है डेंटल इम्प्लांट में। एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर यहाँ पे हम पेशेंट्स को गुजारते हैं जिससे हम उस इम्प्लांट को उनकी बोन के अंदर फिक्स कर देते हैं। वो या ऑलरेडी निकले हुए दांत की जगह पे किया जा सकता है या कुछ सिचुएशंस में उस तरह से भी किया जा सकता है कि दांत को निकाल के फौरी तौर पे वहाँ पे इम्प्लांट लगाया जाए।
तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इस टाइटेनियम मेटल के स्क्रू को हम हड्डी के साथ जुड़ने का मौका देते हैं। इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, तकरीबन 3 से 3.5 माह लगते हैं। अच्छा। कि ये इम्प्लांट आपकी हड्डी के साथ जुड़ जाए। अच्छा, जिनके दांत हड्डी, जैसा आपने हमें पेरिडोंटल डिजीज़ के बताया कि हड्डी मसूड़े को छोड़ देती है और हड्डी खुल जाती है, तो उसमें डेंटल इम्प्लांट्स हेल्प करते हैं उसको। डेंटल इम्प्लांट्स इन पेशेंट्स के अंदर हेल्प ज़रूर करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये अगर पेशेंट अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा, जिस तरह मांसखोरे की बीमारी दांतों के गिर्द होती है, उस तरह इम्प्लांट्स के गिर्द भी हो सकती है। तो हाइजीन सबसे पहली चीज़ तो हाइजीन है। अपने पेशेंट्स को मैं सबसे ज़्यादा ये चीज़ बताता हूँ। तो ये डेंटल इम्प्लांट्स पे हमारे मुंह में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? आपने इम्प्लांट हमने इम्प्लांट वंस वी प्लेस्ड इट, उसके बाद हमें अगर एक्स्ट्रा बोन का वॉल्यूम चाहिए उसके गिर्द, तो हम उसके लिए बोन ग्राफ्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हम कर सकते हैं उसके गिर्द, और वो डेंटल इम्प्लांट के गिर्द बोन ग्राफ्ट के पार्टिकल्स को करके हम उस जगह को स्टिच अप कर देते हैं, मसूड़े को बंद कर देते हैं, और वो इम्प्लांट वैसे ही पड़ा रहता है। अच्छा। तकरीबन 3-3.5 माह। पेशेंट्स को यूजुअली मैं 10 दिन के बाद सूचर्स रिमूवल के लिए बुलाता हूँ। वंस वो जगह हील कर जाती है और इम्प्लांट वहाँ पे पड़ा रहता है, तकरीबन 3.5 माह का टाइम गुजर जाए, वो हड्डी उसको पकड़ लेती है। अच्छा। वंस वो हड्डी उसकी अच्छी तरह से ग्रिप कर ले, तो उसके बाद हम उसके ऊपर दांत लगाने वाला प्रोसेस शुरू करते हैं। अच्छा। एक इम्प्लांट के ऊपर एक दांत लगता है। अच्छा। कई बार ये होता है कि 2 इम्प्लांट्स लगा के हम इन 2 इम्प्लांट्स की मदद से 3 या 4 दांतों का ब्रिज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं इस चीज़ के बारे में। अगर जो मुझे समझ आई कि डेंटल इम्प्लांट्स हमारे जो दांत गिर गए हैं तो उनको दोबारा प्लेस करने में हेल्प करते हैं बिल्कुल। कि जब जैसा हमारे पास हमारे कुछ नाजरीन है जो खाना नहीं खा सकते, अब उनके दांत नहीं हैं, तो वो आए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे लोग ना जब तक प्रॉब्लम हद से गुजर नहीं जाती, तब यूजुअली लोग जिनके पीछे के दांत मोलर्स मिसिंग होते हैं, वो सामने के दांतों से खाना चबाने वाला काम चला रहे होते हैं। बिल्कुल। और सामने के दांत, मैं अवेयरनेस के लिए बताना चाहूँगा, अल्लाह ने खाना चबाने के लिए नहीं बनाए। सामने के दांत बनाए हैं खाने को टेयर करने के लिए और बात करने में हेल्प करने के लिए। तो खाना चबाने वाला जो प्रोसेस है वो पीछे के दांतों से आपने लेना है, और वो पीछे के दांत जब लोग लूज़ करते हैं उससे फिर आगे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। वो व्हेनेवर इवन जो हमारे यंग पेशेंट्स होते हैं अपनी 20s और 30s में, वो मोलर्स लूज़ कर देते हैं, और वो फिर इनको रिप्लेस करने की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रॉब्लम फिर बढ़ती जाती है, और फिर ट्रीटमेंट प्लान बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उनका। तो ये रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई दांत निकले उसको रिप्लेस ज़रूर कराएं। मुख्तलिफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। डेंटल इम्प्लांट, जी आई एग्री, महंगी ट्रीटमेंट मोडालिटी है। इसके अलावा मुख्तलिफ और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। ब्रिज की मदद से हम दांत दे सकते हैं। ये भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इनको रूल आउट नहीं करना चाहिए। हर पेशेंट के लिए टेलर मेड नीड्स होती हैं। जैसे अगर डायबिटीज़ का पेशेंट हो और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, उसके अंदर इम्प्लांट्स लगाने का और उसके फेल होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा। स्मोकर्स के अंदर इम्प्लांट्स की ये एबिलिटी नहीं रहती कि वो बोन के साथ इंटीग्रेट करें, उसमें भी फेलियर्स के चांसेस आ जाते हैं। तो ये हर पेशेंट की टेलर मेड नीड होती है। ज़रूरी ये है कि पेशेंट अपने डेंटिस्ट के पास जाए और इस चीज़ को डिस्कस ज़रूर करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद, आपने बड़ा डिटेल में हमें सारी एक एक चीज़ के बारे में बताया कि पेरिडोंटल डिजीज़ क्या है, उसकी सफाई कैसे करनी है, स्केलिंग कब करानी चाहिए, पॉलिश का फ़ायदा, और किन किन बीमारियों में हमारे जो है ओरल हेल्थ की इम्पोर्टेंस है। मुझे उम्मीद है हमारे तमाम नाजरीन को इससे फ़ायदा होगा। आपको देखें, खाना हमें मुंह से खाना है, खाने के लिए हम जिंदा हैं। कुछ लोग तो वाकई में खाने के लिए जिंदा हैं। तो अपने लिए ना सही, अपने खुराक के लिए अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएं, आपको ज़रूरत है। और जो चीज़ें हैं उनको माइंड में रखें। असल चीज़ जो मुझे आज डॉक्टर अहमद के साथ बैठकर समझ आई है, जो इम्पोर्टेंट है, आपकी हाइजीन, अपनी ओरल हाइजीन पे इन्वेस्ट करें, तो आगे आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ से हल हो जाएंगी। डॉक्टर का काम भी आसान होगा, आपका काम भी आसान होगा, पैसे भी कम खर्च होंगे, खाना ज़्यादा खा सकेंगे। मुझे उम्मीद है हमारी आज की एपिसोड आपको फ़ायदा देगी।
कोई भी क्वेश्चन हो काइंडली कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। डॉक्टर अहमद दानियाल की सारी डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपको कोई भी मसला हो आप उनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।